हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री के क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है जिसमें ऑक्सीजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। आपके सामने यहाँ पे 4 अधातु दिया है और क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सा है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु यहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु हो जाएगा वो फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरीन। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता तीव्र होती है जिससे कि ये ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरीन, जो कि अधिक अभिक्रियाशील अधातु होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पे क्या होगा। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे के कील को डालते हैं, यानी कि आयरन को डालते हैं, लोहे के कील को हम डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए ऑप्शन दिया है कि कोई अभिक्रिया नहीं होता है, नीला रंग गायब हो जाता है, तांबा लोहे पे जम जाएगा, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि नीला रंग गायब भी होगा और तांबा लोहे पे जम भी जाएगा। तांबा यानी कि यहाँ पे कॉपर और लोहा यानी कि यहाँ पे आयरन, जो Fe यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो है। तो बतलाइए क्या होगा। तो जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहा जो है वो तांबा से अधिक सक्रिय होने के कारण इसको विस्थापित करता है। ये आपको पता है, सक्रियता श्रेणी जानते ही होंगे कि जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर देता है और अब जो रिएक्शन आपका यहाँ पे बनकर तैयार होगा वो FeSO4 प्लस यहाँ पे कॉपर को बाहर निकाल देता है। यानी कि जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे अब हमारे पास नया यहाँ पे यौगिक बनकर तैयार हुआ जो कि कॉपर सल्फेट पहले था, जो कि अब आयरन सल्फेट हुआ। और आयरन सल्फेट बनता है तो इसका जो रंग जो है वो गायब हो जाता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है कि नीला रंग गायब हो जाता है, बिल्कुल सही है। और तांबा जो है वो लोहे पे जम जाता है। तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है वो लोहे पर जम जाता है, तो ऑप्शन जम जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। जो तांबा है वो लोहे के कील के ऊपर जम जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, जैसा कि हम आपको बताए हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है, जो अधिक सक्रिय तत्व होता है वो कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जैसा कि हम आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताए हैं। तो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक को विस्थापित करता है तो जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही मेरे को विस्थापन अभिक्रिया मिल गया। जो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और यहाँ से कॉपर को जो है यौगिक को बाहर विस्थापित कर देता है और जिंक जो है इसका जगह खुद आ जाता है, रिएक्शन करता है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो HCl प्लस NaOH रिएक्शन करता है तो NaCl प्लस H2O ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि डबल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं तो CaO
यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करता है तो CaOH होल 2 बनाता है। तो ये जो है वो संयोजन अभिक्रिया बनाता है, यानी कि जब दो तत्व या यौगिक रिएक्शन करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी पे जस्ट वैसे ही है, H2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2H2O बनाता है, तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यह विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है ये एक संयोजन अभिक्रिया है। ये दोनों जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और एक वियोजन अभिक्रिया आता है तो जस्ट इसका उल्टा होता है, एक यौगिक होता है और इसके टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, तो वो जो होता है वो वियोजन अभिक्रिया होता है। वो जो है वो वियोजन अभिक्रिया होता है। क्लियर यहाँ तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि गैल्वेनाइजेशन में लोहे पे धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर धातु की परत क्यों चढ़ाई जाती है? कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन पूछा है। तांबा का, जस्ता का, चांदी या फिर एल्यूमिनियम, कौन सा जो धातु होता है उसका परत चढ़ाया जाता है? तो सबसे पहले कि गैल्वेनाइजेशन में हम क्यों चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर? तो लोहे को जो जंग होता है उसको बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ाते हैं। और वो पतली परत किसका होता है? तो जस्ता का होता है, जिंक का होता है। जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो यशद लेपन आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। यशद लेपन अगर आपसे पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। यशद लेपन के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि एनोड पे कौन सी प्रक्रिया होती है? एनोड पे कौन सी प्रक्रिया होती है? अपचयन यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, संघनन या फिर उदासीनीकरण, कौन सा यहाँ पे प्रोसेस होता है एनोड के ऊपर? बतलाइए, एनोड के ऊपर कौन सा यहाँ पे होता है प्रोसेस? तो एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण में जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण। अगर इसको आपको याद रखना होगा तो आप सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हैं। एनोड मतलब एनोड की जगह पे एनॉक्स याद रख सकते हैं। एनॉक्स, FN मतलब एनोड और OX मतलब ऑक्सीकरण, यानी कि एनोड यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन। एनॉक्स आप याद रख सकते हैं एनोड के लिए। और अगर आपसे कैथोड के लिए पूछता है तो कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होता है? तो इसके ऊपर जो है वो रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। इसके ऊपर अपचयन होता है हमेशा, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो अपचयन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की ग्रहण यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका याद रखना होगा ट्रिक तो इसके लिए रिडक्शन यानी कि रेड और कैथोड यानी कि कैट। रेड कैट से आप याद रख सकते हैं रिडक्शन कैथोड के ऊपर होता है। रिडक्शन कैथोड के ऊपर होता है। और इसका आप लोग ट्रिक अगर याद रखना चाहे तो रेड कैट करके आप याद रख सकते हैं। रेड फॉर रिडक्शन यानी कि अपचयन और कैट फॉर कैथोड यानी कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, सोडियम है, सीजियम या फिर ऑक्सीजन, कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए अगर आप साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का है तो आप लोगों को इसका डिस्काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज़ कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाला है कंप्लीट थ्योरी नोट्स जो कि हिंदी मीडियम में रहेगा। चैप्टर वाइज
MCQ जो कि बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और साथ में आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, और ANM GNM दोनों का पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 51 में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर ले सकते हैं। चलिए बतलाइए यहाँ पे कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व की बात करते हैं तो सीजियम हो जाएगा। सीजियम हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, सीजियम हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। मिश्र धातु इनमें से कौन सी है। और अगर आप व्हाट्सअप के थ्रू भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से भी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 8986830118 यह है व्हाट्सअप नंबर। आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पे आपको करना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और साथ में अगर जीके का जो लेना चाहते हैं, जो ANM के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे वो ले सकते हैं। ANM का मात्र 21 में मिल रहा है, जिसमें आपको 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, प्लस 10 मॉडल सेट मिलने वाला है जनरल नॉलेज के लिए। तो वो भी आप ले सकते हैं, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। तांबा है, लोहा, पीतल या फिर एल्यूमिनियम। तो ये तो सभी को पता है कि जो मिश्र धातु है वो पीतल है। पीतल एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु किसको बोलते हैं, तो जो दो या दो से अधिक धातुओं या फिर अधातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु बोलते हैं। क्लियर है। जबकि यहाँ पे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब जो है वो शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है। कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस टिन का, आयरन प्लस कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है वो कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु है। कॉपर प्लस जिंक का मिश्र धातु है पीतल। अगर आपसे पूछता है कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा जो होता है वो कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु होता है। कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिखे दिया हुआ है। कॉपर प्लस टिन का मिश्र धातु होता है कौन, तो कांसा यानी कि ब्रोंज। और पीतल जो है वो कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीरा यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट किसके अप्रूफ है। जो हीरा और ग्रेफाइट है वो किसके अप्रूफ है। ऑक्सीजन के, कार्बन, सल्फर या फिर फास्फोरस के, किसके अप्रूफ होते हैं बतलाइए। अप्रूफ क्या है, अप्रूफ क्या है। जब इसको क्या बोल सकते हैं अप्रूफ को, जब एक ही तत्व का अलग अलग भौतिक रूप में पाया जाता है तो उन्हें अप्रूफ बोलते हैं। जैसे कि आपको कार्बन के अप्रूफ मिलता है कौन कौन, कार्बन का अप्रूफ आपको हीरा मिल जाएगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा, ग्रेफाइट। इसके अलावा एक और है फुलरिन। इसके अलावा एक फुलरिन आपको देखने को मिलेगा। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अप्रूफ है, कार्बन के अप्रूफ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है बतलाइए। जबकि कार्बन तो सुचालक, यहाँ पे कुचालक है। कार्बन जो है कुचालक है, लेकिन कार्बन का ही अप्रूफ यहाँ पे ग्रेफाइट है। तो ये विद्युत का सुचालक क्यों है, विद्युत का चालन क्यों करता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या धातु है, इसमें आयन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए। तो देखिए जो ग्रेफाइट जो है वो चालक क्यों करता है बतलाइए यहाँ पे। तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये जो है वो विद्युत का चालन करते हैं। इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे कि एक इसके पास चौथा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री रहता है, स्वतंत्र होता है। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी बिजली का जो है वो विद्युत का जो है वो सुचालक होता है, विद्युत का चालन करता है। अगला क्वेश्चन कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता का कारण क्या है।
कार्बन का अधिकतम संयोजकता का कारण क्या है? छोटा आकार, मजबूत कार्बन और कार्बन के बीच का बंध, चतुस्संयोजी या फिर उपरोक्त सभी। तो कार्बन का अधिकतम संयोजकता होने का जो कारण है वो इसका छोटा आकार भी होता है और इसके बीच जो कार्बन और कार्बन के बीच जो होता है वो मजबूत बॉन्ड होता है और चतुस्संयोजक होता है, यानी कि टेट्रावैलेंसी भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? मेथनॉल, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक एसिड, क्या है बतलाइए। तो CH3COOH जो है इसका जो IUPAC नाम है वो एथेनोइक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी, एथेनोइक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन कि CH3OH का IUPAC नाम क्या है? CH3OH का IUPAC नाम मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल, क्या है बतलाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथनॉल दिया है, तो मेथनॉल का क्या होता है IUPAC यहाँ पे नाम, तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, IUPAC नाम यहाँ पे दिया है। तो अगर इसका हम रासायनिक फार्मूला की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, तो मेथनॉल का क्या हो जाएगा? मेथनॉल का जो है CH3OH, जो कि आपको क्वेश्चन में ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर मेथनॉल हो जाएगा। इसके अलावा एथेनॉल का दिया है, तो बस कार्बन को डबल करना है तो C2 और इसको भी 2 बढ़ाते जाना है तो C2H5OH। बस प्रोपेनॉल है अगला, तो C2H7OH और ब्यूटेनॉल है तो इसको एक सेकेंड यहाँ पे C4 होगा ना, C3 और ब्यूटेनॉल है तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 होगा तो C4H9OH। इस तरह से यहाँ पे होते जाएगा। मेथनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH और ब्यूटेनॉल जो होगा वो C4H9OH होगा। यहाँ पे इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो होगा। अगला क्वेश्चन है कि C2H2 का IUPAC नाम क्या है बतलाइए। पिछले क्लास में बतलाए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो यहाँ पे C2 और H2 जो है वो कौन सा है? डबल से 2 कम है, यानी कि एल्केलाइन है। एक सेकेंड, डबल से 2 कम है, C2H2 यानी कि एथाइन है, एथाइन है आपको तो ये तो मालूम है। तो लास्ट में क्या लगना चाहिए? YNE लगना चाहिए। तो YNE किसके अंदर लगने वाला है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इथाइन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया हुआ है एथाइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन आप लोगों को बतलाए थे। एल्केन जो आता है वो किस में आता है? तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्किन और एल्काइन आप लोगों को बतलाए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन के अंदर यहाँ पे आपको इथाइन देखने को मिलेगा, तो इथाइन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन और एल्काइन, या तो एल्किन होना चाहिए या तो एल्काइन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे जो कि दिया है वो मेथेन दिया है, मेथेन दिया है, तो मेथेन तो होगा नहीं। इसके बाद आपको एथेन दिया है, एथेन भी नहीं होगा। इसके बाद आपको C2H4 यानी कि बस डबल दिया है, यानी कि एल्किन ग्रुप का दिया है। तो एल्किन ग्रुप किस में आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। फिर उसके बाद नीचे आपको C3H8 दिया है जो कि प्रोपेन दिया है, प्रोपेन दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से भी कि आपको बस अगर कार्बन है उसके CnH2n+2 है तो ये जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा अगर आपको मिलता है CnH2n या फिर CnH2n-2 तो आपको ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, जैसा कि हम आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाए थे। ये जो है वो संतृप्त में आ जाएगा, और संतृप्त में आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एन की जगह 1 रखते हैं और यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे
देख सकते हैं 2 रखते हैं तो 6 आएगा और 3 रखते हैं तो 8 आएगा। तो ये जो 3 है वो असंतृप्त में आएगा और बाकी का जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है बस जस्ट डबल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 4 आएगा। यानी कि ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आएगा और किसके अंदर आएगा तो मेथिन, यहाँ पे एथिन के अंदर आएगा, एथिन के अंदर आएगा क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होता है वो मेथ होता है, सेकेंड पे एथ होता है। यानी कि सेकेंड नंबर पे है C2H4 तो एथिन हो जाएगा, INE यहाँ पे लगा देना है तो एथिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी C2H4 जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 जो है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो वो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए बतलाइए कि साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? क्योंकि अविलेय अवक्षेप बनाता है, घुलता नहीं है, रंग बदलता है या फिर उबल जाता है? बतलाइए बतलाइए यहाँ पे साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? क्योंकि यह अविलेय अवक्षेप बनाता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है, आपको पता है इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसमें आपको देखने को मिलता है जो कि साबुन के साथ मिलकर एक सफ़ेद अविलेय पदार्थ बना लेता है और इसमें झाग नहीं बनता है साबुन के अंदर, जो कि यहाँ पे कठोर जल के साथ। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अविलेय अवक्षेप बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक क्या है बतलाइए। LPG का पूरा नाम क्या हो जाएगा तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका जो मुख्य घटक होता है वो कौन कौन होते हैं तो प्रोपेन होता है और एक ब्यूटेन होता है, एक प्रोपेन होता है और एक ब्यूटेन होता है। इसका बतलाइए रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्रोपेन यानी कि कार्बन का 3 होगा और ब्यूटेन में कार्बन 4 होगा। और आपको यहाँ पे नाम से ही पता चलता है ANE लिखा है यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जस्ट डबल से 2 ज़्यादा यानी C3H8 हो जाएगा और C4H10 हो जाएगा। बस यहाँ पे फार्मूला में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोपेन और ब्यूटेन, ये जो हो गया वो प्रोपेन हो गया और ये जो हो गया वो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है बतलाइए। मीथेन है, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन? बतलाइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बतलाइए। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। जो CNG है इसका मुख्य घटक जो है वो मीथेन है, मीथेन है। और आपको यहाँ पे कमेंट करके बतलाना है कि मीथेन का, एथेन का, प्रोपेन का और ब्यूटेन का सभी का आपको रासायनिक यहाँ पे सूत्र बतलाना है। इसका जो फार्मूला जो होता है वो आपको कमेंट करके बतलाना है। बाकी आज की क्लास में इतना है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और भी जो क्लास में आने वाले क्लास है उसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो बाकी आप लोग इसको कमेंट करके बतलाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मैथ्स का भी क्लासेस कंटिन्यू है तो उसको भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।